अस्सलाम वालेकुम, मैं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी डाल लेते हैं उन पर एक नज़र। एलडीए की इमारत में आतिशज़दगी, अब तक 5 अफराद जाँ बहक। इलेक्शन मुहिम का आज आखिरी दिन, किसने क्या खोया क्या पाया। लाहौर के एलडीए प्लाजा में इस वक्त भी आग जल रही है और अब तक शाम साहब 5 अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि वो हलाक हो गए हैं, या तो दम घुटने की वजह से या ऊपर से जब वो निकलने एवेक्यूएट करने की कोशिश कर रहे थे उस कोशिश में। देखिए, इससे पहले जो पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह जी जी को हलाक किया गया है इंडिया में, वो जम्मू जेल में थे। जी। और जब यहाँ पाकिस्तान में सरबजीत सिंह पर कुछ कैदियों ने हमला किया बिल्कुल, और उन्हें बड़ी शिद्दत से ज़ख्मी कर दिया, तो उसके बाद ये वारदात वहाँ हुई। अब सरबजीत सिंह पर जो हमला था वो तो एक इत्तफाकी हमला था, कुछ सोची समझी साजिश नहीं थी। ठीक है, ये बात तयशुदा है करीबन करीबन, लेकिन बहरहाल जो हुआ बहुत अफसोसनाक था। और सरबजीत सिंह का कहना यह था, उसके लवाकिन का कहना यह था कि वो मासूम है, बेगुनाह है, और एक आम यानी देहाती था, पी कर नशे में आकर बॉर्डर क्रॉस कर गया, जबकि पाकिस्तान में उसको सजा मिली थी जासूसी की और धमाके करने की, यहाँ जिनमें 14 अफराद मारे गए थे। और बाद में एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर ने नहीं, वो ये तो भी यह कहा था जब अब उसकी लाश वहाँ पहुंची है जी, तो उसका जनाब स्टेट फ्यूनरल हुआ है, बिल्कुल सरकारी एजाज के साथ उसे दफन किया गया, और इसकी बेगम को, अहलिया को एक कैश रिवार्ड भी दिया गया, कंपनसेशन दी गई जी। और रॉ के एक अफसर ने, जो खुद इंडियन अखबारात में बयान छपा है, ये बात कही कि सरबजीत सिंह यकीनन हिंदुस्तान का जासूस था। वो पाकिस्तान एक खसूसी टास्क पे गया था और उसने मुकम्मल कर लिया, लेकिन पकड़ा गया। तो सरबजीत, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ने ऑफिशियली ये तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान के अंदर तखरीबी कार्रवाइयां वो कराता रहा है और हमारी अदालतों के फैसले ठीक दुरुस्त है। ठीक। अब उसके बदले में सनाउल्लाह, जो जिस पर उन्होंने इल्जाम लगाया हुआ है कि वो वहां बम धमाके करता रहा और वहां जनाब पाकिस्तान का जासूस था जी, अब उसको सजा ये दी गई कि कुल्हाड़े से हमला कर दिया गया, बल्कि करा दिया गया उस पर। ये तो एक इत्तफाक था जो जहां हुआ, और जो जवाब था उसको इत्तफाक कैसे कह सकते, वो सपाकी थी और दरिंदगी थी। और उसी तरीके से उसे जख्मी किया गया, हेड इंजरी आई, और कई दिन मौत और हयात की कशमश में रहने के बाद सनाउल्लाह ने आखिरी सांस ले लिया। ठीक। तो अब सनाउल्लाह एक मजलूम पाकिस्तानी, और जिस पर जुल्म हुआ, कई साल जेल में गुजारे उसने, और उसके बाद इसको इस दरिंदगी से कत्ल कर दिया गया। ठीक। पाकिस्तान और भारत दोनों की हुकूमतों को, दोनों के अदारों को, दोनों की एजेंसियों को कुछ गौर करना चाहिए। और हमारी जो सिविल सोसाइटी, जो हम सब लोग, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम किस सतह पर जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक। हम एक दूसरे की दुश्मनी में इस कदर पागल हो गए कि इंसानियत की सतह से नीचे गिर गए। बिल्कुल। अब ये देखने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि किस शख्स ने क्या जुर्म किया, उसको सजा क्या मिलनी चाहिए जी। और इस तरह होगा कि सरबजीत सिंह का बदला सनाउल्लाह से लिया जाए, इस तरह से। तो मुझे बहरहाल इस पे एक बहसियत इंसान के और इस जनूबी एशिया के शहरी के बाशिंदे के, मुझे बहुत शर्म आई है सारी सूरत हाल पर। अब शाम साहब, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? सनाउल्लाह की मैयत आ गई है, भाई अब आएगी, उसे दफन करेंगे, और क्या रिएक्शन हमारा हो सकता है? हम उसे सवाए इसके कि हम ये कहें कि पाकिस्तान और भारत की जेलों में जो लोग कैद हैं, पाकिस्तानी वहाँ कैद हैं, इंडियंस यहाँ कैद हैं, और कई कई साल उनको हो गए हैं,
उनके मुकदमात का जायजा लिया जाए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, और फिर ये तौबा की जाए, कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि ये सबवर्सिव एक्टिविटीज़ जिसमें सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है। अब तो हमारे यहाँ पहले भी मैंने अर्ज किया, सरबजीत सिंह अपने बहुत हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल, अब तो हमें किसी की जरूरत नहीं, और हमें किसी की जरूरत नहीं रही। अपने ही लोग हैं, अपने ही लोगों को मारते हैं, औरतों को, बच्चों को कत्ल करते हैं, अगवा करते हैं, दरिंदगी के मुजाहरे करते हैं, और हम किन किन चक्करों में मुब्तला हुए हैं। मैं तो एक इंसान के तौर पर, एक मुसलमान के तौर पर सोचता हूँ, तो मेरे लिए तो कोई इसमें फ़ख्र का मुकाम नहीं होता, सवाए इसके कि मैं मजलूमों से हमदर्दी करूँ और उनके बच्चों के साथ हमदर्दी का इजहार किया जाए, तासुफ का इजहार किया जाए, उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा जाए। अब सनाउल्लाह जो है, एक मजलूमियत की मौत मारा गया, एक पाकिस्तानी शहरी था, उनके बच्चे, उन पर दस्ते शफ़क़त हमें रखना चाहिए। अगर हम उसको छुड़ा नहीं सके, उसका मुकदमा नहीं लड़ सके, तो अब ये कम अज़ कम ये काम तो है जो हम करें। जी शम साहब, एलडीए प्लाजा में अभी आप भी लेट हो गए, मैं डर रहा था कि शायद आप पहुंच पाएंगे या अब नहीं। एलडीए प्लाजा में तो आग लगी हुई है जनाब घंटों से, और बुझा नहीं पाई जा रही। अब हमारे रहमान मलिक साहब तो ये खबर ले आए हैं कि यहाँ जानबूझकर आग लगवाई गई है और कोई रिकॉर्ड ज़ाया किया गया है। अब इस तरह की इतलात तो हमारे पास नहीं है, ना इस तरह के ज़राए हमारे पास है, तो रहमान मलिक साहब जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन ये आग है बड़ी अजीब सी। बिल्कुल, और इसमें कितने लोग अब हलाक हो चुके हैं, लोग ऊपर से छलांगे लगा रहे हैं, छलांगे लगाकर मर गए हैं जी। और नीचे उनको संभालने वाला कोई नहीं था। आप मुझे एक बात बताएं, ये एलडीए अदाराए तरक्कियात लाहौर, हाँ, इसका काम है लाहौर में बनने वाली इमारतों पर नजर रखना, आग और हंगामी सूरत हाल में उनके ऐसा इस तरह का नक्शे बनाना कि लोग बाहर निकल सकें, बचत हो सके, आग जल्द बुझाई जा सके जी। लेकिन जो नक्शा हमारे सामने है जी, मालूम होता एलडीए के अफसरों ने अपनी ही इमारत का जो नक्शा है वो अंधे होकर मंजूर किया था। अब अगर आप किसी को, ये शाह आलमी की इमारत है, ये रंग महल में है, ये पुराने शहर में है, किसी को पता नहीं चला, चोरी छुपे हो गई है, मिल मिला के हो गई, जहां अपना ये आलम हो कि उस बिल्डिंग से मालूम नहीं हो रहा कि लोग निकलेंगे कैसे और जाएंगे कैसे। शम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी एलडीए के हवाले से। शाम साहब, एलडीए के बारे में आप बता रहे थे कि अपनी बिल्डिंग है और उसमें भी एग्जिट का रास्ता नहीं मिल रहा, और ऊपर से हेलीकॉप्टर से जी, लोग उतारे गए हैं और समझ में नहीं आ रहा था कि आग कैसे बुझाई जाए। वो 1122 जो है, वो चौधरी परवेज अलाई साहब एक अच्छी बुनियाद रख गए थे, अच्छा अदारा कायम कर गए थे, वो इस तरह की सूरत हाल में काम आता है, वगरना तो हमारे पास इस तरह के कोई अदारे भी नहीं थे। बिल्कुल। तो आपको पता है अगर इस्लामाबाद में मार्गला टावर्स जो था जी, उस जब जल्जला आया तो लोग निकालने मुमकिन नहीं रहे, कोई ऐसे हमारी ना ट्रेनिंग थी ना हमारे पास इक्विपमेंट थी। इस तरफ मजीद तवज्जो देने की जरूरत है, इन निगरान वजीर मजीद स्ट्रेंथन करने की पंजाब नजम सेठी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा जनाब सेठी साहब, एक तो ये एलडीए में आग लग गई प्लाजा में और 5 लोग भी हलाक हो गए, तो कोई आपको मालूम हुआ कि क्या सूरत हाल है इस वक्त यहाँ? बस जी लगे में इवैक्यूएशन 6th फ्लोर तक ऊपर प्रॉब्लम थी, अब नीचे आ रही है। सारे हर किस्म की रिसोर्सेज, 2 हेलीकॉप्टर्स एंड फायर फाइटिंग, हर किस्म की सहूलत प्रोवाइड की जा रही है, तो लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, मगर अभी कंट्रोल नहीं पाया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि एलडीए ने अपनी इमारत जो है वो भी इस तरह तामीर की है कि हंगामी सूरत हाल में कोई निकला ही न जा सके वहां से। जी हाँ, ये पहली दफा नहीं है, अपेरेंटली इससे पहले भी एक दफा आग लगी थी कुछ 7वें 8वें फ्लोर पे, और उसके बाद भी इन्होंने कोई इकदाम नहीं किए, कोई कदम नहीं उठाए कि बाहर फायर एस्केप होनी चाहिए। बड़ी अफसोस की बात है कि जिस तरीके से हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं और जैसे पास होते हैं इनके नक्शे, बस वो कहानी कुछ और ही है। जनाब ये बताएं कि जो मुल्तान में हुआ है कि यूसुफ गिलानी साहब का बेटा जो है अली, उसको अगवा कर लिया गया कॉर्नर मीटिंग के दौरान में से, ये तो बड़ी, और उन्होंने कहा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, ये तो बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। शामी साहब, दिलचस्प बात यह है कि कल रात को अली हैदर की और हमारे आरपीओ की मुलाकात हुई और बैठ के उन्होंने सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रिव्यू किए। दिलचस्प बात यह है
कि सारा फोकस जो है वो बड़े गिलानी साहब की तरफ था। ये ना उनकी फैमिली ने या किसी और ने ये सोचा भी नहीं कि किसी और का प्रॉब्लम हो सकता है ये। और सारा वक्त अली हैदर अपने वालिद की सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करते रहे और उन्हें हमने मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई, और फिर जाके ये हादसा हो जाता। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं उनको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए सिक्योरिटी के हवाले से? नहीं जी, कैसे शिकायत होगी? मगर आप देखिए ना, अब मुझे राजा परवेज अरशद साहब का फोन आया और उन्होंने कहा जी कि अब तो हमारे बच्चे भी सेफ नहीं हैं और मेरे भी 2 साहिबजादे हैं और वो भी हमारी इलेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। मेरे पास तो सिक्योरिटी है, फेडरल गवर्नमेंट ने भी दी हुई है, पंजाब गवर्नमेंट ने भी दी, और अब उनके लिए भी कुछ कीजिए। तो मैंने कहा जी अब हम जो आप कहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, मगर अब आज आखिरी दिन है, अब 4-5 घंटे रह गए हैं, अब आप घर बैठे मेहरबानी करके। और मुझे मतलब है हर जगह से फोन आ रहे हैं कि जी हमें सिक्योरिटी दें, हमारी फैमिली को सिक्योरिटी दें। आप यकीन करें कि इतनी तो फोर्स ही नहीं है कि हम अब हर एक को इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें जितनी वो चाह रहे हैं। इससे पहले हमने पूरी फुल स्ट्रेंथ सिक्योरिटी, यहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो फोर्सेस कम रह गई थी, इतनी हमारी कोशिश थी कि हर एक को प्रोटेक्ट किया जाए। मगर फोकस यही था मेन लीडर्स के ऊपर, मगर फैमिलीज के ऊपर स्पेशली वो फैमिलीज जिनके खुद ज्यादा पोलिटिसाइज नहीं है, वहां तो किसी ने ना उन्होंने सोचा ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा, ना कोई इंटेलिजेंस ने कहीं इतला दी। आपको यकीन करें कि इंटेलिजेंस की तो बात ही ना करें, आप जितनी कम बात करते हैं आप करें, बिकॉज इंटेलिजेंस कैपेसिटी नहीं इस किस्म की टेररिज्म के लिए। तो हो सकता है फिर कोई ये जाती रंजिश झगड़ा भी कोई हो सकता है फिर किसी नौयत का? नहीं, मेरा ख्याल है जी कि हमने तो रूल आउट कर दिया है कि कोई और इश्यू हो इलेक्शन रिलेटेड, ये बिल्कुल इसका ताल्लुक जो है वो टेररिज्म से ही है। और वो लोग जिन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है कि किसी न किसी तरीके के साथ इलेक्शन को होने नहीं देना। डिसरप्शन तो अलग बात है, वो तो काफी अरसे से चल रही है, पार्टीज को टारगेट किया जा रहा है। हमें जो सबसे ज्यादा खदशा है, और उसके हमने इसलिए इमरान खान साहब को भी, मियां नवाज शरीफ साहब को भी आगाह कर दिया है कि सबसे ज्यादा थ्रेट जो है इस वक्त उनको है। और हमने उनको ऑफिशियली लिखा भी है, आपको मैं अब ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, हमने उनको खत भी लिखे हैं कि आप मियां साहब को कि आप अपनी आज की जो आपकी एंगेजमेंट्स हैं वो कैंसिल करें। मगर मियां साहब ने कहा नहीं, वो करना चाहेंगे। हमने उसके बावजूद उनको फिर समझाने की कोशिश की। मैंने खुद बात की मियां साहब से कि इस वक्त हमें डायरेक्ट हमें एहसास है इस बात का, बहुत सीरियस है आप, मगर उन्होंने कहा नहीं। तो फिर अब जाहिर है हम जितनी और सिक्योरिटी हम दे सकते हैं हमने दी है और दे रहे हैं। इसी तरीके के साथ इमरान खान साहब अस्पताल में हैं, मगर वहां भी अब हमने उनके सिक्योरिटी अफसर के साथ मिलके, जनरल बाजवा हैं रिटायर्ड, कल आपका साथ मिलके हमने सारा कुछ किया वहां भी। कल आपका पैगाम आया था कि आपने कहा कि एम्बुलेंस उनके मौजूद थी उनके जुलूस उनके जलसे में, लेकिन उस तक वो पहुंच नहीं पाए लोग उस तक। जी अर्जी है शामी साहब कि एम्बुलेंस हमेशा साथ होती है 1122, मगर होता ही है कि वो जब ये कहीं जलसा करते हैं तो एम्बुलेंस को ऐसी जगह पे खड़ा करना पड़ता है जहां से जल्दी से अगर निकलना हो तो वो निकल सके। उसको करीब नहीं रखा जाता, थोड़े दूर रखा जाता है, जो यही मुझे बताया गया। तो एम्बुलेंस थी, मगर जब ये हादसा हुआ तो लोगों ने उस वक्त, लोग ये नहीं सोचते कि एम्बुलेंस कहाँ है, वहाँ ये लोग सोचते हैं सबसे करीबी गाड़ी कौन सी है उसमें बैठाएं और निकलें यहाँ से। और इमरान खान साहब की अपनी गाड़ी थी वहाँ, उसमें गार्ड्स ने भी, और फिर जो पुलिस अफसर एसपी तारिक हैं गालिब मार्केट के, वो भी थे वहाँ। उन्होंने फिर उसी गाड़ी जो सामने खड़ी थी वहीं उनको बिठाया और क्लिनिक ले गए। अच्छा किया जल्दी से क्लिनिक ले गए, क्योंकि वहाँ उनकी फर्स्ट एड के साथ फिर हुई। उसके बाद एम्बुलेंस वहाँ पहुंच गई जो पीछे थी, तो उसके बाद वो एम्बुलेंस में आगे गए। बहरहाल अब चंद घंटे ही रह गए मुहिम खत्म होने में, तो हम तो आपके साथ यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला करे कि बखैर खूबी जो है ये मामला सारा गुजर जाए। सेठी साहब, जो डेप्थ एंड ब्रेड्थ है थ्रेट्स की, वो पोलिंग डे के हवाले से क्या है? जी पोलिंग डे के हवाले, ये थ्रेट आज है, कल है और परसों है। कल क्योंकि ज्यादा सियासी कार्रवाइयां नहीं होंगी तो शायद कल इतनी नहीं है, मगर डेफिनेटली इलेक्शन डे के ऊपर होगी। स्पेशली वो पोलिंग स्टेशन जहां बड़े बड़े लीडर जो हैं वो जाएंगे अपने वोट्स कास्ट करने के। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ मौजूद थे नजम सेठी साहब। शाम साहब, जो उन्होंने बड़ी दिलचस्प खबर दे दी है, तो जो इमरान खान साहब के हवाले से और नवाज शरीफ साहब के हवाले से। हाँ जी, बहरहाल देखिए असल बात यह है कि जो सिक्योरिटी है ना जी, वो लीडर हजरात को खुद भी उस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। ठीक।
जब वो इससे बेनियाज हो जाते हैं तो फिर कोई भी सूरत बर्पा हो सकती है, कोई भी मामला अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे और तमाम जो हमारे लीडर हैं वो महफूज रहे और बखैर खूबी हम इस इलेक्शन के मरहले से गुजर जाए। शाम साहब, इलेक्शन कैंपेन, अब इलेक्शन इसके कैंपेन बारे तो में जारी है। आपका ख्याल? बड़ी दिलचस्प बात बताऊं आपको जी एक खबर तो ये आई कि जनाब हमारे वो हल्का 114 के कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के जी जी जाहिद हामिद साहब, जी, जो हमारे बहुत नामवर कानूनदान है, बिल्कुल। साबिक गवर्नर पंजाब शाहिद जी। अहमद, उनके भाई हैं और साबिक वजीर दफा भी हैं। तो एक चौधरी गुलाम अब्बास साहब हमारे पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल पंजाब के, उनको पीपल्स पार्टी ने टिकट नहीं दिया लेकिन उन्हें आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनके बेटे ने एक दरखास्त दायर कर दी कि 62 का इत्तलाक इन पर होता है और ये डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो हाई कोर्ट ने वो दरखास्त मुस्तरद कर दी कि भाई इनके खिलाफ कोई अदालत का फैसला नहीं है, कोई इनके पास दोषी एविडेंस मौजूद नहीं है, आप कहीं मुकदमा करना तो आकर ट्रायल कोर्ट में करें और अब तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते, उस दरखास्त मुस्तरद कर दी। शाम साहब, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। हाँ, मैंने कहा कि जाहिद हामिद साहब जो हैं उनको तो इजाजत मिल गई। हाँ। और गुलाम अब्बास साहब जो हैं जो आजाद हुए हैं माशाल्लाह पीपल्स पार्टी को छोड़ के, तो उनके तो हजरत दिल में रह गई। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात मैं बताऊं, ये हल्का नंबर जो 244 है, मीडिया की एक रिपोर्ट है, इसमें एक स्कूल में से मोटरसाइकिल सवार दो जो हैं वो बंडल ले जाते हुए देखे गए और उनकी किताब तस्वीरें ले ली गई, वो उसमें जनाब बैलेट पेपर्स के। जी, अब ये बड़ी पुरस्कार बात है। और जो कोऑर्डिनेटर है इलेक्शन कमीशन का, वो ये कह रहा है कि ये 10 मई को ये बंडल जो है यहां से दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो 2 दिन पहले मोटरसाइकिल सवार बंडल ले जा रहे हैं, ये क्या कहानी है, इसका अभी तक सुराग नहीं मिला। तो इलेक्शन कमीशन जो है, और फिर मुझे हमारे वाजिद जवाद साहब है, उन्होंने मुझे पैगाम भेजा कि कराची में जो प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं, पोलिंग अफसर्स हैं, वो क्लर्क लग रहे हैं, वो छोटे कारकुन लग रहे हैं, वो जो बड़े अफसर जो हैं 14, 15, 16 ग्रेड के होने चाहिए, उनकी बजाय आम कारकुनों को, सरकारी अहलकारों को लगाया जा रहा है। वो तो बेचारे प्रेशर ही नहीं ले पाएंगे। तो आप देखिए, अब जो बड़े बड़े नहीं ले पाते भाई। अच्छा, ये जो हल्का है 244, मैंने इसके बारे में देखा कि ये हल्का 244 देखो इसके क्या औसाफ है। ठीक है, तो इसमें 2008 में MQM के साहब हैं शेख सलाहुद्दीन जी, वो इलेक्ट हुए थे। ठीक है, और उन्होंने 1744 1,74,044 वोट हासिल। ठीक है, और उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के गुलाम कादिर साहब थे, उन्होंने 9,000 वोट हासिल किए। ठीक है, जो वोट पोल हुए उसके 94% वोट शेख सलाहुद्दीन ने हासिल किए। ठीक, गोया अवामी लीग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, अवामी लीग का रिकॉर्ड भी ये टूट गया। अवामी लीग को 75% वोट मिले थे जो पोल हुए हैं। अच्छा, 94% का रिकॉर्ड वो भी कायम नहीं कर सके तमाम तर जिद्दोजहद के बावजूद और तमाम तर ठप्पाबाजी के बावजूद। शाम साहब, ये पाकिस्तान है। हाँ जी, पाकिस्तान का एजाज है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जी। और मैं शशदर रह गया, 94% वोट पोल किसी को होके मिल सकते हैं। उस वक्त भी ये स्कूल यही होगा, उस वक्त भी मोटरसाइकिल सवार होंगे उस वक्त। अब तो फिर भी कैमरा बहुत तेज है, इलेक्शन कमीशन चौकस है, फिर भी ये सारी सूरत हाल बरपा है। बहरहाल ये एक दिलचस्प पहलू है। शामी साहब, सवाल तो फिर ये होना चाहिए कि 9,000 उसे क्यों पड़े। हाँ, ये चूक हो गई थी पीपल्स पार्टी वाले को। ये क्यों नहीं हुआ कि 100% वोट बिल्कुल पड़ते उनको, 100% हज़ारे एतमाद होता। बिल्कुल, देखिए, ये हमारी सियासी जमातें जब तक इलेक्शन को दोस्ताना मैच समझकर नहीं लड़ेगी, ये बात नहीं बनेगी। दोस्ताना मैच? हाँ, जैसे क्रिकेट खेलते भाई, एक हार गया एक जीत गया, ये तो ऐसा है मरने मारने का मंजर होता है। अब जो हमारी इंतखाबी मुहिम चल रही है, आखिरी लम्हों में ये सूरत हाल है कि आज मैं देख रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सदर मुमलकत जो है आसिफ अली जरदारी साहब पर इल्जामात लगा रहे थे, कस्में उठा रहे थे और कह रहे थे कि जो डिंगी जब उसके ऑपरेशन शुरू था और डिंगी के वबा जो थी उसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे
और बाहर से उन्होंने डॉक्टर मंगवाए थे उन मुल्कों से जहां डेंगू जो है बहुत फैला हुआ है, तो उनको सदर मुमलकत ने बुलाया और कहा कि वो पंजाब छोड़कर सिंध में आ जाए। पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब को उसी वक्त ये बात बतानी चाहिए थी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उस वक्त नहीं बताई तो अब बताने की क्या जरूरत थी? अब जरा इलेक्शन एक, फिर उनको अपने नवाज शरीफ साहब को बताना चाहिए था, फिर उसी वक्त उनको असेंबली में ये सवाल उठाना चाहिए था। आप देखिए, हमें ये जो इंतखाबी मुहिम है, हम इसे हिंदू मुस्लिम तनाज़ा क्यों बना रहे हैं? ठीक है। सदर मुमलकत के बारे में गुफ्तगू हो रही है, एक गैर मुल्क है, उसके डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। अब वो डॉक्टर क्या कहेंगे? वो कहेंगे मैं सुप्रीम कोर्ट में, हर वर्ष की दवाएं सुप्रीम कोर्ट हमारे हैं। ये हम किस तरह की मसाले कायम कर रहे हैं? वहां से दवा मिल जाती है, किस तरह की है? वहां से दवा मिल जाती है ना, पता नहीं दवा मिलती है या दर्द मिलता है। जो आज दवा नजर आ रही है, कल मालूम होगा ये दर्द था जो दवाई नहीं जिसकी कोई। हाथ देखिए, आज हम फौज को पुकारते थे कभी जी, नतीजा क्या निकले? आज क्या कहते हैं? आज तो माफी मांगते हैं, आज कहते हमने ये क्या हो गया। हालांकि अगर कोई ताकत के जरिए हुकूमत करनी है किसी ने, बंदूक के जरिए, तो फिर फौज को करनी चाहिए। तो डंडे में तो ताकत नहीं है ना, बंदूक की जगह ले ले। तो बहरहाल मैंने जो शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मुझे बेहद अफसोस हुआ, बेहद मुझे यानी इतना अफसोस हुआ। भाई हमने क्या, हम करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? ये पाकिस्तान जो है, जब इलेक्शन के बाद अब हर आदमी कह रहा है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी सिंध में, और जरदारी साहब इससे सदर मुमलकत, बिल्कुल, और कल फर्ज कीजिए PMLN के वजीर आजम आते हैं, फिर क्या होगा? वही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, लहजा इस्तेमाल होगा जो शहबाज शरीफ सदर मुमलकत बारे में करते थे और करते हैं। शाम साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक हम लेनी है और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे और आपके सवालात भी लेने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और अब हम चलेंगे सवालात की तरफ। लेकिन शाम साहब, एक सवाल मेरे जहन में है, वो है कैंपेन के हवाले से। ऑन द स्केल ऑफ 10 आप किसको कितने नंबर देंगे? PTI को, PMLN को, पीपल्स पार्टी को? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने भी अपनी कैंपेन खूब चलाई है, ठीक है, और वो है जनाब टेलीविजन की स्क्रीन पर और अखबारात के सफ़ात पर, ठीक है, और लेकिन उनकी एक्टिविटी ग्राउंड पे बहुत बड़ी नहीं थी जी, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड तो थी और है, यानी पीपल्स पार्टी जो है उसने अपना वजूद जो है उसको मनवाया है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो अपनी जगह वो हरकत में है, लेकिन बहुत बड़े बड़े जलसे उसने नहीं किए, क्योंकि बड़े बड़े जलसों से खिताब करने वाला कोई नहीं था। जमात इस्लामी जो है उसने भी, अभी तो देखिए उनके यहाँ जो ये इस्लामाबाद से जनाब मैसेज आ रहा था जी, वो मलक असलम साहब, उनके मियां असलम साहब, उन्होंने कहा ये नवीद जफर नवीद फतह रैली अभी निकाल रहे हैं। अच्छा, यानी पेश की ऐलान कर, ठीक है। अच्छा, जमात इस्लामी जो है उसने भी कराची में खास तहर्रुक का मुजाहरा किया और खैबर पीके में भी। इमरान खान साहब की तो जनाब कैंपेन के सब लोग दुश्मन और दोस्त मोहतरम, बिल्कुल, और नवाज शरीफ साहब ने भी और शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़े हिम्मत से और तवानाई से अपनी कैंपेन चलाई है। लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो लहजा है ना, उसमें एक ठहराव है, मतानत है, एक जिम्मेदारी का एहसास है, और वो इस लिहाज से अपने आप को एक मुनफरिद दर्जे में रखने की कोशिश करते हैं जी। तो शहबाज शरीफ साहब के यहाँ ज़रा जज्बातियत आ जाती है, और ये जज्बातियत जो है उनको महसूस करना चाहिए कि जो उनकी आगे की परवाज़ है उसमें ये मुआवन साबित नहीं होगी, ठीक, क्योंकि हमें वफाक पाकिस्तान में हम रहते हैं, ये अब हम 4 सूबों का वफाक है, तो हमें लोगों के बारे में जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं ना, अगर शहबाज शरीफ साहब उस पर अमल कर लें तो वो खुश, उनका खुदा खुश और हम भी खुश। ठीक है, तो गोया ऑन द स्केल ऑफ 10 अगर हम देखें तो आप इसको क्या कहेंगे? देखिए, अब तो ये अब तो एक लफ्ज आपको बहुत एहतियात से बोलना पड़ता है, क्योंकि PTI के जियाले भी बड़े खौफनाक हैं। और आज तो बड़ी दिलचस्प बात है कि जनाब हमारे ये बहस चल निकली कि इमरान खान साहब को इसका फायदा होगा उस हमले का जो उन पर हुआ है, यानी जो कल हादसा हुआ है, अच्छा, और जिससे वो अब बेड रेस्ट उनको करना पड़ गया और 2 दिन मुहिम में नहीं निकले, वो ना निकल सकते हैं। तो अब उसकी बड़ी बहस चली। अब हमारे अताउल्लाह कासमी साहब है, सबसे दिलचस्प गुफ्तगू उन्होंने की अपने कॉलम में। उन्होंने लिखा कि मैं ये समझता हूं
कि इससे इमरान खान के इस मुहिम से जी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। पहले तो उन्होंने कहा नहीं, फर्क बहुत पड़ेगा, क्योंकि ये 2 दिन ही होते हैं जो बड़े अहम होते हैं, और इन अहम दिनों में इमरान खान जो है वो किसी काबिल नहीं रहे। बिल्कुल। और उन्होंने कहा वो तो डॉक्टरों ने तो 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है, मेरा ख्याल था उनको ज्यादा आराम करना पड़ेगा, तो उनका डॉक्टरों से पढ़ के उन्होंने तशख़ीस की और बड़े अपने जज्बात का इज़हार कर दिया, गोया को 4 हफ्ते 6 हफ्ते लेटे रहे तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा जनाब मगर इनको अब नुकसान तो होगा इसका। और उसके बाद फिर अब 2 कदम चलने के बाद ये भूल गए कि ऊपर क्या लिखा है। अच्छा। और कहा कि मेरा ये ख्याल है कि जो लोग ये कहते हैं कि सिंपैथी वोट मिल जाएगा और इमरान खान को, उनको मालूम होने चाहिए लोग तो ये 2 दिन का फर्क कोई नहीं पड़ता, लोग तो पहले ही फैसला कर चुके होते हैं, तो अब सिंपैथी वोट कैसे मिलेगा जी। तो एक ही पैराग्राफ में 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ तो उन्होंने इख्तियार किए और मुझे हंसी आ गई, कभी कभी दोस्तों पर भी हंसना पड़ जाता है जी। तो बहरहाल देखिए इमरान की कैंपेन तो बहुत धुआंधार थी और उन्होंने अपने आप को अपनी पार्टी को उठाया है और एक खास सतह पर ले आए हैं। यानी अब तो बड़े बड़े मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि बहुत कम फासला है। बिल्कुल है ना। तो अब लेकिन इसके बावजूद देखिए कोई भी जमात आए बरसर इख्तिदार, हमें उस अवाम के मैंडेट के मुताबिक उसको हुकूमत करने का हक हासिल होगा और हमें ये चीज मद्देनजर रखनी चाहिए और जमातों को भी रखनी चाहिए। आबिद मलिक साहब हैं शामिल साहब हमारे साथ फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम जी। मैं तबसरा चाहता हूँ शामिल साहब के सवाल के ऊपर कि मैं इंग्लैंड में 79 के इलेक्शन में था, लेकिन वहाँ किसी भी पार्टी लीडर से ये नहीं सुना कि जंग अजीम हमने जीती, एटम बम हमने बनाया, रेलवे अंडरग्राउंड हमने बनाई, मोटरवेज हमने बनाई। इवन अमेरिका वालों ने कभी नहीं कहा जी कि पार्टियों ने कहा जी हम चांद से गए। यहाँ की पार्टियां जो है वो हर वक्त एटम बम, मोटरवेज, जंगलाबाद की बात करती हैं, ये सोशल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात नहीं करती। जी ये इसका तबसरा चाहिए। भाई बात यह है कि जो कुछ उन्होंने बनाया उसी की बात करेंगे ना, जो नहीं बनाया उसकी बात तो नहीं कर सकते। लेकिन वो अभी ये तो कह रहे हैं ना कि हम ये कुछ करेंगे काम, सोशल रिफॉर्म्स की बात भी हो रही है, मुख्तलिफ जमातें कर रही है, तब बात तो उनकी दुरुस्त है। लेकिन अब अपना कल्चर है, अपने तरीका है, अपना माहौल है। हमारा माहौल तो ऐसा ही है। एटम बम के वो क्या कर डिजाइन भी तो मॉडल हमने मॉडल बना के भी तो रखे ना, वो भी तो हम ही ने रखे। हमारी मंतक़े निराली है। ख्वाजा अशरफ साहब हैं मुजफ्फराबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। मैं शामी साहब से कुछ बात करना चाहता हूँ। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब आज ये LDA प्लाजा में जो आग लगी थी, इतना दुख हुआ देखकर, इतनी इंसानी अजीम जाने वहाँ से छलांगे लगा कर नीचे आकर गिर कर मार रही थी, इतना दुख हुआ है शामी साहब। बस दुआ करें उनके लिए, अल्लाह ताला। अब हम क्या कर सकते हैं, हादसे तो होते हैं इंसानी जिंदगी के साथ साथ, जहाँ बचती है शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं। शाम साहब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अच्छा अभी तो जी मुस्लिम लीग नून के एक मतवाले की एक SMS थी। चलिए अब उस SMS को कल तक के लिए उठा रखते हैं, तो कल हम इस SMS को भी शामिल करेंगे। हमें आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।